राम राम सभी को। आज अपना हम मॉक टेस्ट 15 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी अगर ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो टेलीग्राम पे जाके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकता है, दैन इस सॉल्यूशन को देख सकता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अपना, ये हमारा है मेंसुरेशन का। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर हाइट एंड बेस ऑफ ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसका हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया। उसने बोला अगर हाइट को इंक्रीज कर दिया जाए 10% से और बेस को इंक्रीज कर दिया जाए 20% से, तो जो नया एरिया होगा वो आपका है 396। तो हमसे पूछा है पुराना एरिया क्या होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यहाँ लिखते हैं हम ओल्ड, यहाँ लिखते हैं हम ओल्ड और यहाँ लिखते हैं न्यू। तो देखो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो दोनों तरफ कॉमन होगा, तो इसको हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं हम बेस और हाइट। तो पुराने वाले का एरिया, बेस कितना इंक्रीज हो रहा है 20%। तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, और इंक्रीज मतलब प्लस। तो 5 पे 1 का इंक्रीज कितना हो गया, पहले 5 था तो नया कितना हो गया 6। ऐसे ही हाइट कितना है, हाइट मतलब 10% मतलब 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस। तो पहले 10 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आएगा हमारा ओल्ड एरिया कितना आ गया 50, और ये आ गया हमारा न्यू एरिया 66, ठीक है। अब हमसे यह बोला है कि नया एरिया वो किसके बराबर है 396 के, मतलब 396 बराबर है हमारे 66 के। निकालने किसकी है, ओल्ड की, मतलब 50 की निकालनी है वैल्यू। तो ये इससे कट जाएगा 6 पे, और 6 पंजे 30 और 1 0, 300 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये उसी का एक और आगे कंटिन्यू करा हमने। देखो यहाँ में दे रखी है वैल्यू, एक्स वाई जेड का हमें रेशियो दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अपॉन में 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। हमसे ये पूछा हुआ है। तो देखो हमसे बोला है इनका, हमसे x y z के में वैल्यू दी हुई है 2:3:4। तो एक मैं करवाता हूँ जो बेसिक बच्चे होते हैं, और एक मैं करवाऊँगा डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट करवाऊँगा, वो जब मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया है, कब मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू 2, वाई की 3, जेड की 4, ये मैं कब डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, ये मैं अपने रेशियो चैप्टर में पूरा बता चुका हूँ। तो वहाँ की जो रेशियो चैप्टर की पहली वीडियो है, तो उसको जाके आप देख सकते हो कि मैं कब इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ और कब मुझे कोफिशिएंट मान के चलना है। तो मैं स्टार्टिंग में कोफिशिएंट मान के चलता हूँ। देखो यहाँ क्या आया 2k 3k रेशियो, और ये आ गया आपका 4k। एक मैंने कोफिशिएंट मान लिया क्योंकि रेशियो है। अब यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, तो x की जगह 2k का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 3k का होल स्क्वायर प्लस z की जगह 4k का होल स्क्वायर अपॉन में ऐसी x की जगह 2k का होल स्क्वायर माइनस y की जगह 3k का होल स्क्वायर प्लस z की जगह 4k का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18k स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 16k स्क्वायर। यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 12k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18k स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 64k स्क्वायर। अब देखो यहाँ सम में से k स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों में कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 4 प्लस 18 प्लस 16 और अपॉन में 12 माइनस 18 प्लस 64। तो ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, ये आ गया आपका ऊपर 34 और 4 38, और ये आपका -6 आपका 58 आ गया।
तो कितना आ गया, ऊपर कट गया, ये आपका आ गया 19/29, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे ये बिना कोफिशिएंट माने भी अपनी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकता था। क्यों कर सकता था? क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई जेड, और उनकी पावर देखो, ऊपर भी पावर 2 2 2 और नीचे भी पावर 2 2 2। तो जब पावर ऊपर नीचे पावर जब सेम होती है तो हमें कोफिशिएंट मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऊपर नीचे पावर में डिफ्रेंशिएट होता, अलग अलग होती, तो मुझे कोफिशिएंट मानने की ज़रूरत पड़ती। देखो यहाँ पे सबकी पावर 2 थी तो वो तो कॉमन आ गया, देखो यहाँ पे वो तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे हमें उसको कोफिशिएंट मानने की नीड नहीं थी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 और जेड की जगह 4 रख के भी मेरा ये डायरेक्ट ये मेरी वैल्यू बन जाती, सेम मेरी वैल्यू ऐसे निकल के आ जाती बिना कोफिशिएंट निकाले भी। ठीक है, तो यहाँ मुझे कोफिशिएंट मानने की नीड नहीं थी, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए करवाया कि यहाँ पे क्यों मैंने बिना कोफिशिएंट माने भी आंसर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं कोफिशिएंट मानूंगा तो ये से बाहर निकल के कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा। तो क्यों निकल पाया? क्योंकि दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पावर सेम थी, इसलिए वो कॉमन आ पाया, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सका। अब ये क्वेश्चन दिया है हमारा कि बोला है सेलिंग प्राइस कितनी है 5040 और शॉपकीपर ने मार्क किया है अब कॉस्ट प्राइस। देखो ये भी मार्क बोलता है, मतलब किसका रेशियो आता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो उसने 26% ज़्यादा मार्क प्राइस किया है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क किया है 126, और जब भी डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट रेशियो किसका आता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, 5 पे 1 कम मतलब 4। ये 5 का सामान उसने कितने में दे दिया, 4 में दे दिया। अब रेशियो बन जाएगा, जो स्पेस खाली है भर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 126, और यहाँ स्पेस खाली तो यहाँ आ जाएगा 5। तो हमें क्या दिया है, हमें एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो इसको इंटू करने पे यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। तो जो क्वेश्चन में है 5040, ये किसके बराबर है, 126 इंटू 4 के बराबर। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये क्या हुआ, 4 से ये कट गया आप पे 25 पे, 126 से ये कट गया आप पे 4 पे और 0, तो ये कितना हो गया 40 इंटू 25 इंटू 5, वही हो जाएगा 100 और 1 0 1000 और इंटू 5 कितना आ गया आपका 5000। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 5000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका बस मेन चीज़ ये थी कि आपको ये रेशियो फाइंड करना था। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, इसमें बस हमें जो बच्चे बेसिक से करेंगे या थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो वो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन हमें ये देखना है, हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क अपनाना है। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पहले हम लिखते हैं, पहले यहाँ शेयर लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया है ए का शेयर दिया है, बी का और सी का। ए का शेयर है 45,000, बी का शेयर है 54,000 और सी का शेयर है 81,000। उसने बोला है अगर ये तीनों स्पेंड करते हैं, ये स्पेंड करता है अपना, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सपेंड, ये खर्च करता है, ये सेविंग, ये अपनी पूरी इनकम का, देखो अपनी पूरी इनकम किसके बराबर होती है 100% के, इसकी भी इनकम क्या होगी अपने आप में 100% के, इसकी भी इनकम क्या होगी अपने आप में 100% के। तो ये अपनी इनकम का 10% उड़ाता है, खर्च करता है, तो कितना सेव करता होगा 90%। ये अपनी इनकम का 20% उड़ाता है तो कितना सेव करता होगा 80%। ये अपनी इनकम का 30% उड़ाता है तो कितना सेव करता होगा 70%। ठीक है, अब बोला कि, और इसने बोला पहला क्वेश्चन पूछा है कि ए की सेविंग कितना परसेंट है बी की सेविंग से। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या लेना है, ए की सेविंग कितना परसेंट है बी की सेविंग के। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, पहला हमें ये निकालना है, और सेकंड मुझे निकालना है कि सी का टोटल अपॉन में ए की सेविंग, ये कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट निकालने बैठूंगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो हर ऑप्शन में फर्स्ट चीज़ तो सेम ही है,
तो उसको निकालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये हम फालतू में निकालने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या निकालेंगे, ये वाला सेकंड वाला पार्ट निकालेंगे, क्योंकि यही चारों ऑप्शन में अलग हैं। तो पहला क्या है, सी का टोटल कितना है 81,000। और ए की सेविंग कितनी है, ए की जो इनकम है उसका कितना सेव करता है 90%। तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे, या तो साइड में निकाल लो 45,000 का 90%, जीरो जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया, तो 00, 9 पंजे 45 का 4, 36 और 40 कितना आ गया 40,500। ये ए की सेविंग आ गई और परसेंटेज के लिए 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये आपको देखो 405 का डबल होता है 810, तो ये 2 पे गया, तो कितना आ गया 200%। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमें बस ये देखना था कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ सॉल्व करनी है और क्या चीज़ सॉल्व नहीं करनी। अगर हम ये सॉल्व करने बैठते फर्स्ट पार्ट तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये सारे ही पार्ट में ऑप्शन सेम है, तो यहाँ हमें करने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता था। अब ये क्वेश्चन आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या बोला हुआ है कि एक मैन की गोइंग फ्रॉम हिज ऑफिस टू कमिंग बैक हिज ऑफिस। अब देखो जैसे ये रहा उसका होम और ये रहा उसका ऑफिस। अब यहाँ से वो यहाँ जाता है तब इसकी स्पीड का रेशियो 6 है। जब होम से ऑफिस जाता है, जो ऑफिस से घर आ रहा है तो उसकी स्पीड 5 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड का रेशियो 6 और 5 का। अब देखो जब डिस्टेंस बराबर होता है, जब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अब देखो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर का रिश्ता तो वो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, चाहे वो घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर जाए, ये तो कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ये इन्वर्स हो जाता है ना। तो स्पीड हो जाता है इन्वर्स टाइम के, या बोल लो टाइम इन्वर्स हो जाता है स्पीड के। तो जो रेशियो स्पीड का होता है उसका रिवर्स रेशियो, उसका उल्टा रेशियो, रिवर्स रेशियो किसका हो जाता है टाइम का। और हमें बोला हुआ है कि जब ऐसा करता है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है अपने घर पे जाने में। तो हमसे क्या पूछा है, इनिशियल स्पीड पूछा हुआ, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो एक और इनके बीच का भी रेशियो कितना है 1, तो 1 की वैल्यू 1 घंटा, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 घंटे, और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 घंटे। ये है हमारा इनिशियल और ये हमारी फाइनल स्पीड, कि जब वो स्टार्टिंग में घर से ऑफिस जाता तब स्पीड है, और जब ये ऑफिस से घर आ रहा है तब तो उसकी स्पीड है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनिशियल स्पीड क्या थी। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो फिक्स है दोनों जगह 180, चाहे वो घर से ऑफिस जाए या ऑफिस से घर आए। और इनिशियल टाइम कितना था उसका 5 घंटे, तो 5 कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड थी इनिशियल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 नंबर है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 नंबर A B C D E। इन 5 नंबर का एवरेज मतलब 5 से डिवाइड कितना है 36, तो इनका सम कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, तो इनका सम कितना आ गया 36 इंटू 5 मतलब 180, ये इनका सम आ गया। तो उसने बोला है कि जो एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 1.5 टाइम्स द लास्ट 3 नंबर। तो मैं मान लेता हूँ, यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे जो लास्ट 3 नंबर है, ठीक है, ये लास्ट 3 नंबर है कौन कौन से C प्लस D प्लस E, इनका मैं एवरेज मान लेता हूँ x है। तो उनका सम कितना, ये एवरेज x है, तो उनका सम कितना हो जाएगा C प्लस D प्लस E 3x। और फिर क्या बोला है कि जो फर्स्ट टू नंबर ये है वो क्या है 1.5 टाइम है ऑफ द लास्ट 3 नंबर। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, हमें क्या बोला है एवरेज के बारे में बोला है कि जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज फर्स्ट टू नंबर का 1.5 टाइम है एवरेज लास्ट टू नंबर। तो हमने लास्ट 3 नंबर का एवरेज क्या माना है x, तो इसका x का ये लास्ट 3 नंबर का एवरेज जो है
उसका 1.5 टाइम्स। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको। 1 + 2 2, ये क्या हो जाएगा 15/10 × x। ये इससे कटा 3 पे, ये गया 2 पे, 2 से 2 कट गया। तो a + b की वैल्यू क्या आ गई 3x। तो मतलब a + b का सम कितना आ गया आपका 3x आ गया। कितना आ गया 3x। अब देखो c + d + e, लास्ट के 3 नंबर का सम, लास्ट के 3 नंबर का सम और स्टार्टिंग के 2 नंबर का सम, टोटल कितना हो गया 5 नंबर। तो पाँचों का सम कितना आ रहा है 3x + 3x। लेकिन क्वेश्चन में हमारा इनका सम कितना है 180। तो मतलब क्या हो गया 3x + 3x, इनका सम कितना हो गया 180 के बराबर। तो कितना हो गया 6x। 180 तक की वैल्यू क्या आ गई 30। तो क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। तो हमारा सम कितना है फर्स्ट 2 नंबर का 3x। तो 3 × 30 कितना आ गया 90। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। टाइम जब लेगा जब आप उसको बेसिक तरीके से करोगे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो पहले ध्यान से आपको समझाता हूँ बेसिक से, और उसके बाद जो एक शॉर्ट तरीका होता है उस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हमें नॉर्मल तरीके से वही a + b + c, a b c, a ने 10 दिन में काम ख़त्म करता है, ये अकेले 12 दिन में और ये 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 60, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ पे 4। उसने बोला तीनों काम करना चालू करते हैं। ठीक है, समझ लो यहाँ पे तीनों ने काम करना चालू किया और टोटल काम करना है इनको 60। तो उसने बोला कि दो जैसे काम स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब a + b + c, मतलब 2 दिन तक 2 डेज तक तीनों ने काम किया होगा। तीनों ने काम किया होगा तो ए करता है एक दिन में 6 काम और ये 5 काम और ये 4 काम। तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे 11 और 10 15। तो 15 दिन में 15 काम होता है एक दिन में जब तीनों काम करते हैं। तो उन्होंने 2 दिन तक काम किया है तो कितना काम हुआ यहाँ 30 काम हुआ। फिर बोला कि बी ने काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मतलब लास्ट के 3 दिन में बी ने काम छोड़ दिया, मतलब लास्ट के 3 दिन सिर्फ यहाँ पे सी आया होगा और कोई नहीं आया होगा। ए तो पहले काम छोड़ चुका 2 दिन पहले, ए तो काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही काम छोड़ चुका था। और सी ने और एंड के यहाँ से एंड से 3 दिन पहले जब काम ख़त्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब लास्ट के 3 दिन सी ने अकेले काम किया होगा। सी अकेले काम एक दिन में काम करता है 4, तो 3 दिन में काम कितना 3 दिन में कितना काम किया होगा 12। अब देखो 60 में से ये आपका माइनस, मैं लिखता हूँ नीचे, 60 में से ये 30 काम और ये 12 काम, ये गया कितना बचा 42। कितना काम बचा यहाँ पे 18। तो ये 18 काम कब हुआ होगा यहाँ बीच में कौन कौन थे, सिर्फ बी और सी थे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9। तो ये 18 काम किसने किया होगा, ये 18 काम बी और सी ने किया होगा। कितने दिन लगाए होंगे 2 दिन लगाए होंगे। तो अब ये बताओ पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ 2 दिन स्टार्टिंग के, 2 दिन ये वाले और 3 दिन ये। तो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल डेज कितने हो गए तुम्हारे 2 + 2 + 3, कितने टोटल 7 दिन लगे पूरा काम ख़त्म करने में। तो क्या हमें इस तरीके से इतना सब कुछ करना है, बिल्कुल नहीं करना। ये तो बेसिक तरीका है। करना क्या है अब यहाँ देखो, बस जो मैं बोलूँगा लाइन उस लाइन को ध्यान में रखना और उसी तरीके से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो जब भी ये बोला हो कि स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट, कि जब काम हुआ उसके बाद अगर कोई काम छोड़ता है तो उसके बाद कोई काम छोड़ता है तो उसका, तो क्या करो, उसका जो काम है उसका काम माइनस कर दो। ठीक है, और जब ये बोलता है बिफोर कंप्लीशन, क्या बोलता है बिफोर कंप्लीशन, बोलता है कि काम ख़त्म होने से पहले कोई काम छोड़ के गया है तो क्या करो, उससे एक्स्ट्रा काम करवाओ, उसको जाने मत दो, उससे एक्स्ट्रा काम करवाओ या उसका काम
ऐड कर लो, ठीक है, या उसे जाने मत दो, उससे ज़बरदस्ती काम करवाओ, ठीक है। अब से देखो यूज़ क्या होगा, अब देखो टोटल काम कितना है 60। मैं बोल रहा हूँ देखो, अब ये लिखा क्वेश्चन ने बोला है कि ए 2 दिन बाद ही चला गया, तो ए का काम कितना है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो वो 2 दिन में कितना काम करता 12 काम करता, तो उसका काम यहाँ से हटा दो, ठीक है। और जो काम खत्म होने से पहले जा रहा था कौन, बी जा रहा था 3 दिन पहले, तो बी 1 दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करता 15, तो उसका काम जोड़ लो, तो कितना आएगा -12 प्लस का 15, तो कितना आएगा प्लस का 3 मतलब 63। तो अब देखो ए तो जा चुका, ए को तो हमने ए का काम तो माइनस कर दिया, कौन कौन बचा है, सिर्फ बी बचा और सी बचा है, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो काम देखो कितने दिन में आ गया 7 डेज में आ गया। देखो इतने बड़े, सिर्फ हमने इतने से में आंसर निकाल दिया जो हमने ऊपर अभी इतना बड़ा सॉल्यूशन करा है। तो बस ये छोटी सी मैंने लाइन बताई है मैंने ये वाली, कि अगर लिखा है बुक आफ्टर स्टार्ट होने के बाद कोई काम छूट के जा रहा है तो उसका काम माइनस कर दो और उसको काम से ही निकाल दो, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी एफिशिएंसी लेनी ही नहीं है। जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है उसको ज़बरदस्ती काम करवाओ और उसकी एफिशिएंसी हमें ऐड करनी है, उसको हमें छोड़ के जाने नहीं देना, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 3 लोग हैं, बिट्टू, बिट्टी और आपका ये भरत। रेशो क्या है 29, 37, 51, ठीक है। और टोटल चॉकलेट कितनी है, टोटल चॉकलेट है आपकी ये 468। उसने बोला है कि भरत गिव्स अ फ्यू चॉकलेट टू बिट्टी, तो भरत ने कुछ चॉकलेट बिट्टी को दी, भरत ने कुछ चॉकलेट बिट्टी को दी, तो वो कितनी चॉकलेट दे जो दोनों की चॉकलेट आपस में बराबर हो जाए। तो हमें निकालनी है कि भरत ने कितनी चॉकलेट बिट्टी को दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरी रेशियो में बांट लेंगे, तो दोस्तों टोटल कितना आएगा 100 और 117। तो इनको प्लस करेंगे, इनका रेशियो प्लस करेंगे, 29 प्लस 37 प्लस 51 कितना आएगा 117। तो रियल में 117 नहीं, रियल में 468 है, तो वो किसके बराबर है, ये कितना आया 4। तो सबका क्या होगा, सबका 1 बराबर 4 के, तो 29 बराबर कितना होगा 4 से इंटू 80 और 36 116, ये भी 4 से इंटू 120 28 148, और ये भी 4 से इंटू तो 204। तो ये चॉकलेट हो गई हमारे पास। तो अब ये बोला है कितनी चॉकलेट भरत इसको दे कि दोनों बराबर हो जाए। तो जब भी ऐसा बोला हो कि बराबर हो जाए कितना दे, तो इनका डिफरेंस निकाल लिया करो, 204 और 148, हमें इनका डिफरेंस ही इक्वल करना होता है। यहाँ कितना आया 6 और 9 में से गए 5 56, तो इन्हीं के डिफरेंस को बराबर बराबर बांट दो, दोनों में आधा आधा बांट दो, कितना आया 28। तो ऑप्शन नंबर बी। अब खुद देख लो इसके पास चॉकलेट कितनी है 204, इससे 28 निकाल लो भरत से, कितनी बचेगी यहाँ पे 6 176 और इसकी 148 है, इसमें 28 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 176 होगी बराबर। तो जी इसका तरीका यही है कि इनका डिफरेंस लो, जिसको भी बराबर करना है उनका डिफरेंस लो, उनको आधा आधा बांट दो, जो डिफरेंस आएगा उसी को हमें जो हम उसको बांट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो इसको करने को शायद हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो रेशियो क्या था 29 37 और ये आपका 51, तो यहाँ हम रेशियो देख सकते हैं, रेशियो इक्वल कर सकते हैं। तो 51 और 37 का डिफरेंस कितना आएगा 14, 14 डिवाइड बाय 2, इनके रेशियो को बांट दो, कितना आया 7। तो हमने अभी क्या निकाला था कि ये 468 बराबर आया था 117 के, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 7 की चाहिए, 7 आ गया, ये कट गया 4 पे 4 7 28, तब भी आ गया। हमें इतना सब करने की नीड ही नहीं थी, हमने वो करना क्या है, हमें इनका डिफरेंस ही तो करना है बराबर, भरत और बिट्टू का, तो रेशियो में कर लो बराबर, तब भी सेम ही आंसर आया। देखो अब क्वेश्चन ने बोला है कि अ सम गिव्स
एक राशि है 12,636, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है 12,634। उसने बोला है कि ये गिव्स 1/4 ऑफ दिस अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट। कितना सिंपल इंटरेस्ट है? जितना ये हमारा पैसा, जितनी ये राशि है उसका 1/4, मतलब 1/4 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और टाइम हमें दे रखा है 2 साल। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब कुछ बच्चे इसको इससे डिवाइड करने बैठेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, ये गलती मत करना। देखो सिंपल सा हमारा आंसर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। तो सिंपल यहाँ रख दो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू सारी आपकी कट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। बाय 4, 12,634 इंटू रेट निकालना है, टाइम दे रखा है 2 अपॉन में 100। देखो ये पूरा कट गया। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते तो आपकी वैल्यू और आपकी कैलकुलेशन ही बढ़ती। 2 से ये कट गया 50 पे, ये ऊपर आ जाएगा 50/4 अपॉन में आर, ये आ जाएगा आपका 12.5% आर। क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसने बोला है कि बाय सेलिंग 150 आर्टिकल्स, ठीक है, तो मतलब आपने 150 आर्टिकल बेचे, 150 आर्टिकल बेचे, तो 150 आर्टिकल आपने खरीदे भी तो होंगे ना। 150 आर्टिकल खरीदे होंगे तभी तो उतने बेचोगे। तो उसने बोला उसको इतना प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट किसके बराबर है? प्रॉफिट बराबर है 30 कॉस्ट प्राइस के। प्रॉफिट बराबर है 30 कॉस्ट प्राइस के। तो ये देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 30 कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या है? 150 सेलिंग प्राइस। और जितने बेचे हैं तो उतने आपने खरीदे भी होंगे ना। बिना खरीदे तो बेचोगे नहीं। तो जितने खरीदे हैं उतने बेचे भी होंगे, या जितने बेचे उतने खरीदे भी होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये माइनस का यहाँ के बाद प्लस का हो जाएगा। तो 30 CP प्लस 150 CP, यहाँ कितना हो गया? 150 SP। तो कितना हो गया? 180 CP और 150 SP। तो ये कट जाएगा 6 पे और ये 5 पे। आपका देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 5 और 6 का। 5 का सामान 6 में, 1 का प्रॉफिट 1/5, और ये 100 परसेंटेज का क्या आ गया? 20%। कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 20% का, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अर्धगोला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका बेलन, ठीक है। तो उसमें ये बोला हुआ है और इनका रेडियस और हाइट बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 πr³। और वॉल्यूम हेमिस्फेयर क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। इसका क्या होता है? बेलन का πr²h होता है। मैंने h की जगह मैं r लिख सकता हूँ, ये भी हो जाएगा πr³। देखो πr³ कट गया सब कुछ। यहाँ बचा 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। अब मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करूँ? सबको 3 से इंटू कर दूँ, यहाँ भी 3 से इंटू, यहाँ भी 3 से इंटू, यहाँ भी 3 से इंटू। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया? 1। 3 से 3 गया, यहाँ आ गया 2, ये 3, क्या आ गया? 1/2/3, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखा है आपका, कुछ भी यहाँ सॉल्व नहीं करना है। ये एक सिंपल सा एक आइडेंटिटी है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसको बस याद कर लेना। इसलिए मैं आपको हर एक मॉक में एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का हर एक छोटा छोटा जो टॉपिक होता है जो एग्जाम में पूछने लायक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो यहाँ से आपके कवर हो जाए, आपको और कुछ पूरा चैप्टर करने की नीड ना पड़े। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जब ये कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, तो अगर पूछा हो आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ ले, कुछ मत करो, सिर्फ इसका उल्टा कर दो, ठीक है। ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। ऐसी एक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी कुछ वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछ लिया हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये भी अगर दो, इसका रिवर्स कर दो बस। ये चीज़ ध्यान रखना, आपके बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आंसर, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। हमें क्या दिया हुआ है? सेक
थीटा प्लस tan थीटा 4 दिया हुआ है। पूछा क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा, क्या हो गया 1/4, उल्टा कर दो बस, ऑप्शन नंबर ए। तो ये फ्री के नंबर होने वाले हैं एग्ज़ाम में, अगर आपको इनकी आइडेंटिटी पता है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सीरियल में भी आते हैं, सीरियल्स में भी आते हैं, तो आपके इसके अंदर 12th लेवल के अंदर भी ये आ सकते हैं। बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होंगे तो कुछ भी इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, आपको इसका एक ट्रिक पता है तो कुछ भी करने की नीड नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो देखो 7, 11, 13, अगर कोई नंबर इससे डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक मैजिक नंबर है कि जब भी देखो इन तीनों का आपस में इंटू करोगे ना, तो एक नंबर है जो जो 7, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, तो मतलब वो उनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। मतलब मल्टीपल क्या आ गया, 1001, ये आ गया इसका मल्टीपल। ठीक है, तो हमारा एक मैजिक नंबर है। ठीक है, ये हमारा एक मैजिक नंबर है। तो जो अगर इस नंबर को किसी से भी इंटू करोगे ना, मैंने लिखा 725, तो क्या होता है, वही नंबर 2 बार रिपीट हो जाएगा, 725, 725। ऐसे मतलब ये नंबर भी रिपीट होगा, 3x 2y 5z। तो इसको भी 3 पार्ट में बांट दो, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, बीच में आ जाएगा ये 5, और ये आ गया स्टार्टिंग में 3, और ये आ गया 2। ये नंबर क्या होगा, 352, 352। अगर ये इन तीनों से डिवाइड है तो मतलब ये 1001 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर हमारा ये होने वाला है 352 और 352। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, y की आ गई 3, और z की आ गई 2। तो ये मैजिक नंबर है, इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, आपका टाइम सेव करने वाला है। तो पूछा x y z का एलसीएम, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 10, और x प्लस वाई और माइनस जेड 5, 8, 8 में से 2 गया 6। तो देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, 10 और 6 का एलसीएम आ गया 30, और एचसीएफ क्या आएगा, 10 और 6 का एचसीएफ आ गया 2। तो इनका सम कितना हो गया 32। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो ये बस इसमें ये था, ये आपका मैजिक नंबर है, याद रखना कि अगर कोई नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो मतलब वो 1001 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारा। √289 प्लस 16, 8 डिविजिबल बाय 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस का √121। तो देखो पहले करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो 4 को से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 प्लस का 3 माइनस 9 प्लस 11, ये ब्रैकेट में है पूरा। वही हो गया √17 का, ये कितना हो गया 16, 3 2 5, 5 और ये 11 16, 16 में से 9 गए, आपका 7 आ गया, ये आ गया 17। 16 7 112 और प्लस 17 कितना हो गया 129। क्या कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ एक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अपना थॉट लगाना है। क्या उसने बोला, किसने अपनी घड़ी बेची 100 रुपये की और उस पर प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट जो कमाया है कितना 10 कमाया है 10% का। उसने बोला कि उसने एक चेयर बेची 200 रुपये की, तो और कितना 10% पॉइंट लेस देन द परसेंटेज ऑन द वॉच, कि जितने उसने वॉच पे प्रॉफिट कमाया कितना 10%, उससे 10% कम कमाया है, कितना हो गया 0%। मतलब उसने ना तो कोई प्रॉफिट कमाया ना ही कोई लॉस कमाया, मतलब जितने पे उसने बेची है उतने पे ही उसने खरीदी भी होगी। तो मतलब यहाँ पे CP और SP सेम हो गया, तो क्या हो गया, नो लॉस और नो गेन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो आपकी ये लाइन थी कि उसने जो 10% जो उसने चेयर बेची है उसने 10% पॉइंट कम कमाया जितना उसने प्रॉफिट कमाया वॉच पे। तो वॉच पे कितना कमाया था 10%, उससे 10% कमाया, चेयर पे तो कितना हो गया 0%। 0% मतलब क्या होता है, ना तो कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस, मतलब जितने का ख़रीदा उतने का ही बेच दिया। तो यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चन ख़त्म।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जब तक के लिए सारी चीज़ें रिवाइज करना। जितने भी मेरी शॉर्ट्स वीडियो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी कैलकुलेशन में, तो उनको देखते रहना टाइम टू टाइम। और जिनको भी अगर आपको आपके नॉन में किसी को मैथ्स को बेसिक से पढ़ना हो तो इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट है जिसमें मैं मैथ्स को स्टार्टिंग से ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।